चलो करो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ चुके हैं। अरुण कुमार कह रहे हैं इनकी ऐप अपडेट नहीं हुई है अभी तक। भाई मैम बोल रही थी ऐप अपडेट होने के बाद पीडीएफ सेंड कर देंगी। हाँ जी, पहली बात तो आज इवनिंग तक हमारी ऐप अपडेट हो जाएगी। आप सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इसी ऐप अपडेट होने का ही वेट कर रही थी ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं। सारी की सारी पीडीएफ और सारे के सारे एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में सारे मैं अपडेट करवा दूंगी, डोंट वरी, है ना। और उमेश कुमार अजय जी पूछ रहे मॉक टेस्ट कब होगा? तो मॉक टेस्ट अजय जी मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगी बहुत सारे, आप अपने आप से सारे एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरुण कुमार सेल्फ हाँ अच्छा, खुद से नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता है भाइयों। अरुण कुमार अगर खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो साइंस आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। अजय कुमार मॉक टेस्ट में यहां पर एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूं बेटा, मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाने वाली हूं। आप खुद से एमसीक्यूज लगाना। सर आंटी ले आती, आप खुद से एमसीक्यूज लगाना और उसके बाद अगर नहीं हो तो मैं एक दिन आपकी डाउट क्लास लगा लूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो मैम एक क्वेश्चन है, धर्मपाल जी आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक नहीं दो पूछ सकते हैं आप। मैम ये लोग खुद से नोट्स नहीं बनाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ बस प्रॉब्लम ही दिखती है, जिनको सिर्फ प्रॉब्लम्स, टीचर में प्रॉब्लम निकालनी होती है। ये पीडीएफ कब देंगे, ये मॉक टेस्ट कब देंगे, ये कब करवाएंगे, ये फलाना कब करवाएंगे। कौन सी किरण यादव, कौन सी क्लास आपकी टाइम पर नहीं हुई है? प्लीज मुझे बताइए कौन सी क्लास नहीं हुई है। आज तो टाइम पर ही हुई है, 2-3 मिनट तो टीचर लेट हो जाता है, इसमें क्या हो गया। हाँ, सारा का सारा एमसीक्यूज दे दूंगी, डोंट वरी अमित जी, सारा का सारा एमसीक्यूज अपलोड करवा दूंगी। बस आज इवनिंग में, मतलब आज नाइट तक या कल मॉर्निंग तक हमारा ऐप अपडेट हो जाएगा, तो उसके अंदर मैं सारे के सारे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दूंगी। मैम आप खुश हो? नहीं मनोज, इतनी तो खुश तो नहीं हूं मैं। आज मैं घर से आई थी, मॉर्निंग में 11 बजे पहुंची थी, उसके बाद मैं क्लास ले रही हूँ बैक टू बैक, बहुत ज़्यादा एकदम थकान भी हो चुकी है। मैम एक रिक्वेस्ट है, अपडेट, हाँ अपडेट होगी संदीप सिंह, हमारी ऐप अपडेट होगी, डोंट वरी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, डोंट वरी। मैम ये लोग केवल नोट्स के लिए कमेंट करने आते हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है कुछ बच्चे सिर्फ कमियां निकालने आते हैं यहाँ पर। हाँ हिंदी में भी एमसीक्यूज देंगे, बिल्कुल हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सबके होंगे, ठीक है। चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए। अरे बैक फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होगा हमारी ऐप में, सौरभ पाल, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें स्पीडोमीटर भी लगा हुआ होगा और उसमें 140 से लेकर 240 का सारा आपको वो क्लियरिटी वाला वो भी ऑप्शन होगा सारा भी, ठीक है। एक बार आप ऐप तो आने दो, आप लोग बोलोगे मैम वाह क्या ऐप बनवाई है आपने, इतनी अच्छी ऐप बनवा रहे हैं हम आप लोगों के लिए, डोंट वरी, है ना, सारा का सारा अच्छा होने वाला है, चिंता मत कीजिए। चलो अब क्लास स्टार्ट करें। देखिए लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, मेटल्स अपने कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद किरण यादव हिस्ट्री की क्लास लग जाएंगी, डोंट वरी। जीएस में बेटा मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बेटा जरूरी नहीं है ना कि एक सब्जेक्ट अगर एक दिन में देखेंगे तो एक वीक में एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा, बेटा हो जाएगा, डोंट वरी, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे आपसे। मैम 22 तक सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल। अंजू मैम मैं आपको बता देती हूँ 3 से 4 क्लास आपकी केमिस्ट्री की बची है, 2 क्लास आपकी बायो की बची है, बस खत्म। 3 क्लास आपकी केमिस्ट्री की, 2 क्लास आपकी बायो की, 5 दिन मेरी क्लास लगेंगी, 5 दिन के बाद आपका पूरा खत्म। देन मैं एक दिन डाउट क्लास लूंगी, बस फिर मेरी साइड से आपका बैच ओवर, ठीक है। मैम आप सुपर पढ़ाते हो, सब याद हो जाता है, अच्छा तो पेपर में करके आना क्वेश्चंस, तब मानूंगी मैं। चलो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बेटा अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन था आपका। हाँ हो जाएगा आफ्ताब अंसारी, मैं आपको बता रही हूँ 3 क्लास केमिस्ट्री की, 2 क्लास बायो की, बायो में एक्सक्रीटरी सिस्टम और एनिमल डिजीज, और आपको थोड़ा सा एनिमल किंगडम के बारे में नोट्स दिलवाकर मुझे बताना है, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं।
सारे के सारे मिल जाएंगे, मैं करवा दूंगी, फिजिक्स के भी नोट्स डलवा दूंगी, केमिस्ट्री के भी डलवा दूंगी, बायो के भी डलवा दूंगी, और मॉक टेस्ट भी डलवा दूंगी। 5 से 7 या 10 मॉक टेस्ट हैं वो भी डलवा दूंगी, डोंट वरी, है ना। चलो अब क्लास, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू। ओके निखिल, फिजिक्स की पीडीएफ अपलोड नहीं है इंग्लिश में, क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है विशाल सोनी, वो भी मिल जाएगा आपको। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेटल्स, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था? तो मैम आपने नॉन मेटल्स में पहला पढ़ाया था क्या? नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट आज स्टार्ट करना है हाइड्रोजन। चलो हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम बचा है, एंडोक्राइन सिस्टम बचा है, पढ़ाएंगे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से मैं सिर्फ वही पॉइंट पढ़ाऊंगी आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वही पढ़ाऊंगी मैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला आपने नाइट्रोजन पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था नाइट्रोजन के क्या क्या यूजेस होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है, ये सारे कुछ मैं नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनती है, हेबर प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है मैम, मैंने बहुत अच्छे बायो के नोट्स बनाए हैं, आप कहो तो अपलोड कर दूं। शिवा तुम एक काम करना, मुझे सारे के सारे आप नोट्स मुझे भेजना फेसबुक पे, तो मैं वहां से अगर आपकी अच्छी राइटिंग होगी तो मैं अपलोड करवा दूंगी। ठीक है मैम, क्लासेस ओवर होने के बाद वीडियो, हाँ बेटा क्लासेस जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके 1.5 महीने 2 महीने बाद तक भी आपके पास वीडियो रहेंगी, आप देख सकते हैं, डोंट वरी, है ना। मैम आपके सारे क्वेश्चन से मॉक टेस्ट बहुत इजी सॉल्व हो रहा है। आफ्ताब अंसारी, थैंक यू सो मच, ये टीचर को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मैम, मेरा पीसीएस का एग्जाम है, नॉट ओनली फॉर आरआरबी जेई। तो बेटा आप कोई भी एग्जाम दो, साइंस हमेशा कॉमन रहता है। हाँ नाइट्रोजन नहीं हुआ, नाइट्रोजन हो गया बेटा, नाइट्रोजन करवाया है मैंने लास्ट क्लास में। शांतनु आपने पढ़ी नहीं पूरी क्लास। चलो देखो हाइड्रोजन में आपको क्या पढ़ना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश आपसे पूछे हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आपको बताना है हेनरी कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज की। ठीक है उसके बाद आपसे पूछे कि हाइड्रोजन नाम किसने दिया, तो आपको बताना है हाइड्रोजन वर्ड वॉज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। देखो हेनरी कैवेंडिश जी जो थे उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम की खोज की, और हाइड्रोजन के एटम की खोज करके बता दिया कि भाई इसमें इतना इसका एटॉमिक नंबर होगा, इतना इसका एटॉमिक मास होगा, इतने के इसके आइसोटॉप्स वगैरह होंगे, ये सब आपने बता दिया। शिवा मैम मैंने एफबी पेज पे मैसेज भेजा था, आपने देखा नहीं, ठीक है मैं देख लूंगी, है ना, कोई बात नहीं है। मैम मेरा भी नाम आदर्श भार्गव रीवा, अच्छा ठीक है चलो। हाँ अंजू, सीबीटी 2 में बिल्कुल केमिस्ट्री फिजिक्स आएगा, बट वो अलग लेवल का केमिस्ट्री फिजिक्स आएगा अंजू, उसके लिए नया बैच आएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है अंजू। चलो देखो तो आपसे पूछे हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश जी ने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम की खोज कर दी, बता दिया कि इसके अंदर प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी। बट हाइड्रोजन नाम नहीं दे पाए, और हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ठीक है तो हाइड्रोजन की खोज पूछे तो हेनरी कैवेंडिश ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अगर पूछे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने। तो ये कुछ खोजेस याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ये जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट याद होने चाहिए। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एलिमेंट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, आपको पता ही है लाइटेस्ट एलिमेंट पूछे आपसे। देखो मैंने मेटल नहीं बोला है, मैंने यहां पर लाइटेस्ट मेटल नहीं पूछा है। अगर लाइटेस्ट मेटल पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सी होती है। मैम आपने पढ़ाई है लिथियम। सबसे हल्की धातु पूछे तो वो लिथियम, पर पूछे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है तो आपको बताना है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछे लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है तो आपको बताना है कि लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला है लाइटेस्ट नोबल गैस, मैंने बोला लाइटेस्ट गैस, तो कौन सी होगी, हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा होता है, आपको आंसर क्या देना है, हाइड्रोजन। तो आपको लिखना है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, एलिमेंट बोला है मैंने, ध्यान रखना एलिमेंट बोल रही हूं मैं, इन यूनिवर्स, संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो कौन सा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बेस्ट फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस इज द बेस्ट फ्यूल, इज द बेस्ट फ्यूल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, ये बताती हूं क्यों होता है, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्यों होता है सबसे अच्छा फ्यूल। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैम कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है ऊष्मीय मान, हिंदी में इसको कहा जाता है ऊष्मीय मान। पहले सुनो, आपसे पूछे कि लाइटेस्ट गैस, मैंने लाइटेस्ट नोबल गैस नहीं बोला है, मैंने बोला लाइटेस्ट गैस, आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। सबसे अच्छा फ्यूल, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होगा, हाइड्रोजन। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है। अब मैम कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ऊष्मीय मान क्या होता है, 1 ग्राम फ्यूल को, हिंदी में भी लिख रही हूं मैं, देखो सबसे अच्छा ईंधन लिखा है, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, हाँ पीरियोडिक टेबल बचा है, कल से या परसों से पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। सब ये नहीं पढ़ाऊंगी मैं कि एलिमेंट कौन कौन से नंबर पे, एलिमेंट आपको याद नहीं करने, ये नहीं पूछे जाते किसी भी एग्जाम में। पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन आते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी डिक्रीज होगी या कम होगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे मैं आपको करवा दूंगी 2 घंटे के चैप्टर में, और उसके एमसीक्यूज भी लाऊंगी, हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, वो आप मेरे पे छोड़ दो, पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ाना है वो मैं अपने आप पढ़ा दूंगी। अभी जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज वो पढ़ो। ठीक है, हाँ मोल कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी, डोंट वरी मनोज कुमार यादव, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल निकालना भी बता दूंगी। ठीक है, रुक जाइए, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितना अमाउंट हीट और लाइट का निकलता है उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितना ज्यादा हीट, उष्मा और लाइट प्रकाश निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसमें उतना ही ज्यादा हीट ज्यादा निकलेगा, उतना ही ज्यादा लाइट ज्यादा निकलेगा और उतना ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सारे के सारे फ्यूल में सबसे अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, कितना होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू, तो आपको याद रखना है 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसीलिए इससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपसे पूछे पॉल्यूशन फ्री फ्यूल कौन सा होता है, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, तो भी आप आंसर क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। कभी कभी आता है पॉल्यूशन फ्री गैस, तो भी आप आंसर क्या देंगे, हाइड्रोजन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रदूषण रहित गैस। देखो एक होता है स्मोक फ्री गैस, अगर आपसे पूछे स्मोक फ्री गैस कौन सी है तो आपको आंसर देना है, तो आंसर क्या देना है आपको, गोबर गैस। गोबर गैस से कोई भी स्मोक नहीं निकलता है, कोई धुआं नहीं निकलता है। बट अगर पूछे पॉल्यूशन फ्री फ्यूल कौन सा होता है तो आपको आंसर क्या देना है, हाइड्रोजन गैस। क्यों होता है, क्योंकि मैम इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए इसका जब कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो इसको कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को भी कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल, इसको कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्यूचर फ्यूल कौन सा होता है, या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। कहने का मतलब है, ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा कि जर्मनी में कुछ ट्रेन है जो हाइड्रोजन गैस से चलती है।
ठीक है। बाकी ऑटो व्हीकल्स तो चलते भी हैं बहुत सारी कंट्रीज में, लाइक जापान में चलते हैं, जर्मनी में चलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है उससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारी कंट्रीज में सिर्फ हाइड्रोजन गैस का यूज होगा, बाकी जितने भी सारे फ्यूचर्स हैं, जो जितने भी सारे फ्यूल हैं वो सारे बैन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, ना ओजोन लेयर डेप्लीशन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्यूचर का फ्यूल। देखो एग्जाम में पूछे सबसे हल्की गैस तो भी हाइड्रोजन गैस, फ्यूचर फ्यूल पूछे तो भी हाइड्रोजन, फ्यूचर फ्यूल गैस पूछे तो भी हाइड्रोजन गैस, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल पूछे तो भी हाइड्रोजन गैस, या आपसे पूछे पॉल्यूशन फ्री गैस कौन सी होती है तो भी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कहां भरी जाती है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है बलून में भी। जो एयर बलून होती है उसमें हीलियम के साथ इसको भरा जाता है, हीलियम गैस के साथ। बट आजकल तो इसको नहीं भरते क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ज्वलनशील गैस होती है, तो वो आग लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कम्बस्टेबल गैस होती है, आग लगाने वाली गैस होती है, इसलिए इसका थोड़ा यूज कम होने लग गया है। देखो नेक्स्ट आपको याद रखना है, सुरजीत मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट बोलेगा तो बेटा क्या होगा, वहां पर आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। आपने ध्यान से सुना नहीं शायद मेरा उस क्लास में, है ना। बट अब मैंने बोला है कि अगर यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पूछे तो आपको क्या बताना है, तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पूछे तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो यूज होती है वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस में, और वनस्पति तेल से जो घी बनाने की प्रोसेस होती है, या जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हिंदी में इसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण विधि। हिंदी में इसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण विधि। तो वहां पर भी आपसे पूछे क्या यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस यूज होती है। देखो ये क्या होता है, वनस्पति घी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस को शिवा आपने सही आंसर दिया। ठीक है, चलो देखो अब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह कौन सी मेटल का यूज किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट होता है, एक हेबर प्रोसेस का और एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। देखो कैसे, तो यहां पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और हिंदी में इसको कहा जाता है असंतृप्त वसा। जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को निकिल और प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH3। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं मैं पढ़ा चुकी हूं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे
और इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? हिंदी में इसको संतृप्त वसा कहा जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। इसको नाम क्या दिया जाएगा? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो आपको आंसर देना है या तो निकिल या प्लेटिनम। यही बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनको एज ए उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसको कहा जाता है तेल से घी बनाने की प्रोसेस। मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाए थे और सैचुरेटेड फैटी एसिड के भी एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, तो यहां पर आपको H2 गैस लिखना है। तो H2 गैस की प्रेजेंस में आपको याद रखना है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। या कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो आपको बताना ये कैसी प्रोसेस होती है? रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होती है? हाँ, निकिल का भी यूज होता है और प्लैटिनम का भी यूज होता है। निकिल का भी और प्लैटिनम का भी यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो यूज में आता है रॉकेट फ्यूल बनाने में। रॉकेट फ्यूल में, रॉकेट में जो फ्यूल डलता है उसको प्रोपिलेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, रॉकेट ईंधन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में। और एक बात याद रखना, रॉकेट में जो फ्यूल डलता है उस फ्यूल को कहा जाता है प्रोपिलेंट फ्यूल, उसको कहा जाता है प्रोपिलेंट फ्यूल। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एज ए प्रोपिलेंट फ्यूल क्या क्या यूज होता है, तो वहां पर एल्कोहल या हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन या अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोमीथेन, इतने सारे कंपाउंड यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? रॉकेट फ्यूल में। रॉकेट में जो फ्यूल भरा जाता है उसको कहा जाता है प्रोपिलेंट, और हिंदी में इसको कहा जाता है प्रणोदक। हिंदी में इसको कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको, वैसे तो प्रोपिलेंट ही लिखा हुआ मिलता है, प्रणोदक ईंधन। आफताब अंसारी पूछ रहे हैं मैम गैसोहोल क्या होता है? तो सुन लो गैसोहोल क्या होता है। आफताब अंसारी, गैसोहोल कहा जाता है 90% पेट्रोल प्लस 10% में एथाइल एल्कोहल के मिक्सचर को कहा जाता है। एथाइल एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -114 डिग्री सेल्सियस। जो ठंडे कंट्री होते हैं, जो बहुत ठंडे कंट्री होते हैं जहां पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहां पर क्या होता है? प्रणोदक द्रव, हाँ प्रणोदक ईंधन या प्रणोदक द्रव का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में डलने वाला, तो प्रणोदक द्रव लिखा हुआ होगा शिवा हिंदी में। ठीक है, तो आफताब अंसारी मैंने आपका आंसर दे दिया। पूछे गैसोहोल क्या होता है, तो 90% पेट्रोल प्लस 10% एथाइल एल्कोहल के मिक्सचर को कहा जाता है गैसोहोल। सबसे पहला इसका आविष्कार किया गया था ब्राजील कंट्री में। ब्राजील आपको पता ही ठंडा कंट्री है ना, तो बहुत सारे कंट्री जहां पर सर्दियों में बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और जहां पर पेट्रोल जमने लग जाता है, तो एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट वहां पर यूज किया जाता है एथाइल एल्कोहल, क्योंकि एथाइल एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है आफताब अंसारी, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस हाइड्रोजन के कंपाउंड कितने होते हैं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, और हिंदी में हो जाएगा हाइड्रोजन के यौगिक। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर यह हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट कर सकता है। देखो, सबसे पहला, जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा?
पानी बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जब आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो उसको क्या बन जाएगा, पानी। अब पानी से आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखने हैं। देखो, पहला पॉइंट तो याद रखना है, जो पानी होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बहुत बार एमटीएस वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, पानी, H2O। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और पानी एक सर्वविलायक है, एक सर्वविलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद रखना है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर को और क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल वाटर, उदासीन पानी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, क्या बता सकते हैं आप, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, जल्दी बताओ। It has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस, at 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा घनत्व, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में क्यों होता है, रीजन बताया होगा सर ने, सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर केल्विन भी पूछे तो केल्विन कितना हो जाएगा, शिवा किसने बोला कि जो नॉन मेटल्स होती, मेटल नहीं होती है, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स जो वो गैसियस स्टेट में हो सकती हैं, हो सकती हैं। केल्विन में पूछे तो केल्विन कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर केल्विन में पूछे तो मैम 277 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी पूछे तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो, तो आपको याद रखना है कि एक तो पानी, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जैसे अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है, एसीटोन सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वैसे पानी में भी बहुत सारी चीजें आके घुल जाती है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और हमारे बॉडी में पानी के काम पूछे तो आपको पता ही है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमारे बॉडी की सेल्स और टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है, डाइजेशन की प्रोसेस में काम आता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस में काम आता है, और हमें हमारे बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। ठीक है, H2 गैस होता है पुलेंदर, H2 गैस, तो आपको पहला कंपाउंड हाइड्रोजन का याद रखना था, पानी। और पानी में ऐसा और कुछ पढ़ाने का नहीं है। हाँ, कुछ पीएच याद रखना, मिनरल वाटर की पीएच कितनी होती है, न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी होती है, या एसिड रेन के वाटर की पीएच कितनी होती है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट आता है यहां पर हाइड्रोजन का दूसरा कंपाउंड आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड देखिए H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज किसने की थी। इसकी खोज अगर आपसे पूछे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका खोज किसने किया था, तो आपको बताना है J.L. थेनर्ड ने। J.L. थेनर्ड ने, J.L. थेनर्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
देखो हाइड्रोजन पूछे लैब में हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। मर्क्स प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, मर्क्स प्रोसेस द्वारा, और हिंदी में इसको बोलेंगे मर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अमोनिया किस प्रोसेस द्वारा बनती है, तो अमोनिया कौन से प्रोसेस द्वारा बनती है बताया था ना मैंने। अमोनिया बनता है मैम हेबर्स प्रोसेस द्वारा। ऐसे ही पूछेगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड किस प्रोसेस द्वारा बनता है। देखो इस प्रोसेस को कहा जाता है मर्क प्रोसेस या मर्क्स प्रोसेस भी कहा जाता है। MERC होता है, MAR नहीं होता है। आफ्ताब अंसारी आपने गलत लिखा है, ठीक है। देखिए अब ये क्या होता है, मर्क्स प्रोसेस क्या होता है, जब आप सोडियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करोगे तो वहां पर आपको सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। देखो Na2O2 इसको कहा जाता है सोडियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है सोडियम ऑक्साइड। जब आप इसको मिक्स करोगे किंग ऑफ एसिड के साथ, किंग ऑफ एसिड कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाओगे तो यहां से बनता है Na2SO4 प्लस H2O2, और H2O2 क्या होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, और ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट, ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मर्क्स प्रोसेस। तो एग्जाम में आपसे पूछे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको किस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो आपको क्या बनाना है, मर्क्स प्रोसेस द्वारा। मर्क्स प्रोसेस क्या होता है, तो मैम जब सोडियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक एसिड है उन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, हाँ इंजीनियर प्रदीप तिवारी कर देंगे, आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आते हैं कि इस हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड है जो हाइड्रोजन का, इसके यूज क्या होते हैं, इसके यूज क्या होते हैं, तो इसके 3-4 यूज होते हैं, सारे के सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको यूज याद रखना है, इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करने में ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ भी यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी यूज कर सकते हैं इसको। हिंदी में होगा विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो आपको बताना है कौन सा, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये यूज होता है हेयर ब्लीच में, आप जो फेस पे या फिर बालों पे जो ब्लीच लगाते हैं उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ये यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक, ये यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होती है, तो मैम जो कटने और जलने पे दवाई लगाते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज क्या होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एज ए प्रिजर्वेटिव काम आता है। कहां पर, तो वाइन की बोतल में डलता है, ये अचार वगैरह में डाल सकते हैं, या ये यूज आता है लिक्विड चीजों को प्रिजर्व करके रखने में। एक क्वेश्चन आया था एक बार RRB JEE के पेपर में कि दूध को प्रिजर्व करके रखने में एज ए प्रिजर्वेटिव कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो आपको बताना था वहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव। किस किस के प्रिजर्वेशन में, तो आपको बताना है वाइन, आपको बताना है जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उनमें भी डलता है थोड़ा बहुत, या आप बता सकते हैं दूध के प्रिजर्वेशन में, या आप बता सकते हैं ये जो फ्रूट्स का जो जूस आता है जूस वगैरह के प्रिजर्वेशन में, कोई भी लिक्विड चीज हो उसके प्रिजर्वेशन में क्या यूज होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट इसको लिखना है हिंदी में परिरक्षक के रूप में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये यूज होता है एज ए जर्मीसाइड,
एज ए जर्मीसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में। आप डेटोल वाली साबुन जो आती है, डेटोल का जो हैंड वॉश आता है, उसके पीछे देखना आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इतना %, तो वहां पर भी याद आता है, वहां पर भी ये काम आता है। प्योर वाटर में कभी भी करंट नहीं लगता है, क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद अरशद जी पूछ रहे हैं, आप मोहम्मद अरशद इतना फालतू की बातें कैसे कर रहे हैं कि प्योर वाटर कहां मिलता है? प्योर वाटर कहां मिलता है? देखा नहीं आपने प्योर वाटर कभी भी? ठीक है, तो याद रखना है आपको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहां यूज होता है? तो एज ए जर्मीसाइड। एक और भी यूज आप लिख सकते हैं इसको, रॉकेट फ्यूल में भी यूज किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में भी यूज होता है इसका। किसके साथ? तो अल्कोहल या फिर लिक्विड हाइड्रोजन या अमोनियम नाइट्रेट के साथ यूज होता है। तो इतनी सारी बातें आपको हाइड्रोजन के अंदर याद रखनी थी, ज्यादा नहीं। तो आप एक पॉइंट तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है फ्यूचर फ्यूल किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है कैलोरीफिक वैल्यू? तो 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। बाकी हाइड्रोजन की खोज किसने की, नाम किसने दिया, ये सारे क्वेश्चंस भी याद रखना। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कौन सी प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपको यहां पर पढ़नी है नोबल गैसेस। नेक्स्ट पढ़नी है आपको नोबल गैसेस। नोबल गैस हिंदी में इनको बोलते हैं एक्रिय गैस। यहां से मान के चलो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन तो नोबल गैस से आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमेशा आना ही आना है। नोबल गैसेस, इनके नाम क्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनो, इनके नाम क्या क्या होते हैं। इनको कहा जाता है नॉन रिएक्टिव गैस। इनको कहा जाता है नॉन रिएक्टिव गैस। इनको कहा जाता है जीरो गैस, जीरो गैस। इनको कहा जाता है जीरो वैलेंट गैस, जीरो वैलेंट गैस। या इनको कहा जाता है फ्री गैस, जो फ्री स्टेट में होती है। या इनको कह सकते हैं आप स्टेबल गैस, स्टेबल गैस, किसी भी नाम से आ सकती है। और हिंदी में इनका नाम होता है एक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, या उत्कृष्ट गैस। इनके यूजेस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो नोबल, हाँ, जो बैटरीज में यूज करते हैं उसी को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि नोबल गैसेस किसी भी नाम से पूछ सकता है आपको, जीरो गैस, जीरो वैलेंट गैस, फ्री गैस, या स्टेबल गैस, या नॉन रिएक्टिव गैस, या नोबल गैसेस। ठीक है, आप देखो नोबल गैसेस होती क्या है? ऐसे एलिमेंट जो गैस की फॉर्म में, एलिमेंट किस फॉर्म में हो सकता है? मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड की फॉर्म में। और नॉन मेटल किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में हो सकते हैं। तो ऐसे नॉन मेटल्स जो गैस की फॉर्म में है और जिनका आउटर सेल जो है उसमें ऑक्टेट रूल, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हो, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर सेल में ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हो, वो एलिमेंट या तो उनकी आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट या नॉन रिएक्टिव गैसेस। एलिमेंट दैट हैव कंप्लीट वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होती है? तो आउटर सेल। These elements are having complete valence shell, so they do not form any type of chemical bonding and they occurs always in free state. तो ऐसी गैस या ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर सेल में, सबसे बाहरी कक्षा में, और आउटर सेल को क्या बोलते हैं हम? संयोजी कक्षा या वैलेंस सेल, जिनके अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, या 2, 0 का मतलब है आउटर सेल हो ही ना, या 2 या 8। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब वो एलिमेंट क्या नहीं करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। जब केमिकल बॉन्डिंग नहीं की तो किसी भी टाइप का वो क्या नहीं करते हैं? कोई भी रिएक्शन नहीं फॉर्म करते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं नोबल। मतलब नोबल का मतलब वो पहले से ही स्टेबल फॉर्म में होते हैं, उनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इनको बोलते हैं हम नोबल गैस या नॉन रिएक्टिव गैस। जीरो गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इनको जीरो गैस।
या जीरो वैलेंट गैस, या फ्री गैस, या स्टेबल मतलब स्थायी गैस। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो बॉन्डिंग कब करता है, जब उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्डिंग करता है। इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट है तो कभी भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो इनका तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं कि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आती हैं, तो सबसे एंड वाले ग्रुप में आती हैं। सबसे एंड वाले ग्रुप कौन सा होता है, तो आपको पता ही है। सबसे आखिरी ग्रुप कौन सा है, तो जीरो ग्रुप जिसको कहा जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो ये 18th ग्रुप से बिलोंग करती है। हाँ सही कह रहे हैं आप, कंप्लीट हो। 18th ग्रुप, और 18th ग्रुप को कभी कभी कहा जाता है जीरो ग्रुप, तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो ना, ऑप्शन में जीरो ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब कितनी नोबल गैसेस होती हैं, तो आपको पता ही है 6 नोबल गैसेस होती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहली आपको लिखनी है हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। दूसरा, हीलियम के बाद कौन सी आती है, नियोन। नियोन का सिंबल क्या होता है, Ne। देन कौन सी आती है, आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या होता है, Ar। उसके बाद कौन सी आती है, आर्गन के बाद क्रिप्टन। क्रिप्टन सिंबल क्या होता है, Kr। देन कौन सी आती है, जेनोन, Xe। और लास्ट में कौन सा आता है, रेडोन, Radon। और रेडोन का सिंबल क्या होता है, Rn। तो कितनी नोबल गैसेस होती हैं, 6 नोबल गैसेस होती हैं। अब पहली बात तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, उसके बाद आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हाँ, कभी कभी इनके एटॉमिक नंबर पूछ लिए जाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, हीलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम पता ही है आपको, 2 होता है। नियोन का कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, सॉरी 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद नियोन 10 नंबर पे आता है। आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद आपको पता है कि जो क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। जेनोन 54। और रेडोन का होता है 86। स्कूल में याद किया होगा ना, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 का डबल करोगे 36, 36 में 18 जोड़ोगे 54, 54 में 18 जोड़ोगे 86 आता है। ऐसा स्कूल में याद करवाया होगा आपको। तो आपको याद रखना है कि हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, इन सब के आउटर सेल में कितने होंगे, देखो यहां पर 2 हैं, इसमें कितने होंगे, 2 के बाद अगले में कितने जाएंगे, 8। तो 8 आते ही क्या हो गया, स्टेबल। इसमें क्या होगा, 2 8 10, फिर क्या हो जाएगा, 8। तो 8 आ गया। ऐसे 36 में, ऐसे 54 में, ऐसे 86 में, इन सबका क्या, हाँ सही बताया, 2 10 18 36 54 86, हाँ सही आंसर दिया आपने, नमो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। तो अब आपको इन सब के यूजेस याद रखने हैं, और 4 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आते हैं यहां से कि इन 6 में से सबसे ज्यादा कौन सी होती है नोबल गैस एनवायरनमेंट में, सबसे कम कौन सी होती है, सबसे हैवी कौन सी है, और सबसे लाइटेस्ट कौन सी है। ये 4 तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे यहां से नोबल गैसेस से। नोबल गैस क्या होती है, तो ऐसी गैस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या फिर ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है, मतलब या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, या 18 हो। अठारह का मतलब क्या है, 2 8 8। यूज बताऊंगी अभी। अब आपको इनके यूजेस पढ़ने हैं। नॉवल जी रुक जाइए, भी यूज ही पढ़ाने हैं, और यूज ही मेन आते हैं आपके एग्जाम में। आपसे पूछेगा कि जो ऑटो व्हीकल्स के इंडिकेटर होते हैं उसमें कौन सी नोबल गैस भरी जाती है। आपसे पूछेगा कि रोड पे या जो एयरपोर्ट के इंडिकेटर होते हैं उस इंडिकेटर में कौन सी नोबल गैस यूज होती है। आपसे पूछेगा कि बेकन लाइट क्या होती है, लाल बत्ती, तो लाल बत्ती में कौन सी गैस नोबल गैस यूज होती है। ये सारे के सारे आपको यूजेस याद रखने हैं।
तो सबसे पहला मैं लिख रही हूं यहां पर हीलियम, हीलियम एक नंबर में लिख रही हूं मैं हीलियम, He। देखो हीलियम से आपको जितने भी सारे मैं पॉइंट लिखवाऊंगी सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना है, इट इज द लाइटेस्ट नोबल गैस, इट इज द लाइटेस्ट नोबल गैस। देखो मैंने लाइटेस्ट गैस नहीं बोला है, मैंने बोला है लाइटेस्ट नोबल गैस, सबसे हल्की एक्रिय गैस। अगर पूछे लाइटेस्ट गैस तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, पूछे सबसे हल्की एक्रिय गैस तो आपका आंसर क्या होगा, तो वो कौन सी होती है, हीलियम, हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज द लाइटेस्ट नोबल गैस। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इट इज फिल्ड इन, इट इज फिल्ड इन एरोप्लेन्स टायर, एरोप्लेन्स टायर, हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। मेनली कब भरी जाती है, सर्दियों के टाइम पर, वैसे गर्मियों में भर सकते हैं बट सर्दियों में जब नाइट्रोजन जमने लग जाती है थोड़ी बहुत तब हीलियम ज्यादा यूज में आती है। तो आप आगे लिख सकते हो इन विंटर्स, हल्की है इसीलिए इन विंटर्स, सर्दियों में। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो गैस वाले बलून्स होते हैं उसमें भी कौन भरी जाती है, हीलियम गैस। हाँ, गैस बलून में कभी कभी आपके पास ऑप्शन में हाइड्रोजन भी आ सकता है, ये भी आप सही कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन को यूज में ले सकते हैं, हल्की है। बट आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है वो ज्वलनशील गैस होती है, वो आग लगा सकती है, इजीली वो जल जाती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, आग लग सकती है, बलून फट सकता है। तो वहां पर ज्यादा कौन सी गैस यूज होती है, हीलियम। दोनों ही यूज में ले सकते हैं। ठीक है, हवा वाले गुब्बारे में भरी जाती है कौन सी गैस, हीलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, इट इज ए नॉन कंबस्टेबल गैस, जलती नहीं है। अज्वलनशील गैस होती है। जो हाइड्रोजन की बात नहीं कर रही हूं मैं यहां पर, हाइड्रोजन तो ज्वलनशील गैस होती है, अज्वलनशील गैस होती है। इसीलिए गैस बलून में ज्यादा हीलियम का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, या आप लिख सकते हो जो सी ड्राइवर्स या सी डाइवर्स जो होते हैं, और हिंदी में इनको बोलेंगे गोताखोर। जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस लेकर जाते हैं, हीलियम गैस लेकर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है जो गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें कौन सी गैस लेकर जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, हीलियम गैस। आप पूछे क्यों लेकर जाते हैं, हीलियम ही क्यों लेकर जाते हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं लेकर जा सकते, तो मैम हाइड्रोजन आग लगा सकता है ना। और हीलियम क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि हीलियम जो होती है वो हमारे ब्लड में लेस सोल्यूबल गैस होती है। जितना जो गैस जितनी कम हल्की होगी वो उतना ही कम सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो आपको लिखना है इट इज द लेस सोल्यूबल गैस इन ब्लड, लेस सोल्यूबल गैस इन ब्लड। हमारे ब्लड में अघुलनशील गैस है, रुधिर में सबसे कम घुलने वाली गैस, रुधिर में सबसे कम घुलने वाली गैस। और अगर इसका ऑपोजिट पूछे तो सबसे ज्यादा घुलने वाली गैस कौन सी होती है हमारे ब्लड में, तो मैंने लिखवाया है CO। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे ब्लड में घुलेगी नहीं, हमें ब्लड में कौन सी गैस घोलनी है, मेनली ऑक्सीजन। क्यों घोलनी है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए जब ये सॉल्युबल नहीं हुई तो अब क्या होगा, जब आप सरफेस एरिया पे आओगे तो एज इट इज हीलियम क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर रखते हैं, या उसको कहा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, या उसको कहा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें कौन सी गैस रहती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम रहता है। अगर परसेंटेज पूछे तो 85% ऑक्सीजन और 15% में कौन सी गैस होती है, हीलियम। अगेन इसका रीजन क्या होगा, क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में लेस सोल्यूबल गैस होती है। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम हम पूरा ऑक्सीजन भी तो लेकर जा सकते हैं, तो देखिए
उपेंद्र मौर्य, आपका आंसर ये है कि हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हम हमारे बॉडी में नॉर्मली भी ले रहे हैं तो हम मिक्सर ऑफ गैसेस ले रहे हैं। आप प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते तो मैं बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर अगर आप सी डाइवर्स हैं, आप 100% ऑक्सीजन ले गए। जब आप 100% ऑक्सीजन लेकर जाते हैं तो 100% ऑक्सीजन रिस्की हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 100 ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा आपकी सेल्स के पास ग्लूकोज है, उसका ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया और कुछ टाइम के बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, मतलब एनर्जी की कमी हो सकती है। इसीलिए हम 100% ऑक्सीजन कभी भी नहीं लेकर जा सकते। हम क्या लेकर जाते हैं? हीलियम के साथ मिक्स करके लेकर जाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आए, साथ में थोड़ा बहुत हीलियम भी आए। हीलियम वापस एक्सेल हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता है हमारे ब्लड के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो किस प्रोसेस में काम आ जाएगा? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। तो अगर 100% आपने ऑक्सीजन ले लिया बेटा, तो 100% ऑक्सीजन से आपका जो सेल्स के पास जो ग्लूकोज है उसकी थोड़ी बहुत टाइम के बाद क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा। तो कुछ टाइम के लिए तो एनर्जी होगी आपके बॉडी में, उसके बाद आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी या रिजर्व फूड की कमी हो जाएगी और आपको वीकनेस आ सकती है या आपके पास एनर्जी की कमी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि सन की सरफेस पर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। सन की सरफेस पर 2 गैस होती हैं, तो आपको लिखना है ऑन द सरफेस ऑफ सन 2 गैसेस आर फाउंड। कौन कौन सी? तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस, हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस। अब पूछे इनका मिक्सर क्या होता है, तो 3:1। तो याद रखना सन की सरफेस पर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो हीलियम प्लस मैम बलून में अगर दोनों ऑप्शन आए तो आप हीलियम सही करेंगे बेटा, या फिर बोथ वाला ऑप्शन सही करेंगे? बोथ वाला ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है। तो सन की सरफेस पर अगर आपसे पूछे सूर्य की सरफेस पर कौन कौन सी गैस होती है, तो आपको क्या बताना है? हीलियम प्लस हाइड्रोजन। हीलियम हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है? 3:1 याद रखना है। ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ हीलियम। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन भी लेकर जाते हैं। हाँ, नाइट्रोजन लेकर जा सकते हैं, बट थोड़ा सा नाइट्रोजन ले जाना रिस्की हो जाता है। क्यों होता है? इसका आंसर सुनो। हाँ, हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर जा सकते हैं, बट इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे? तो एक बात सुनो, ये जो नाइट्रोजन है ये थोड़ा बहुत हमारे ब्लड के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। मान लो आप सी डाइवर हैं या स्कूबा डाइवर, आप स्कूबा डाइविंग करने पानी के अंदर गए, नीचे गए। जैसे जैसे आप पानी के सरफेस में नीचे जाएंगे आपको ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी लगेगी। जब ऑक्सीजन की कमी लगेगी आप ऑक्सीजन सिलेंडर खोलेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर खोलेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस आएगी? नाइट्रोजन भी आएगी। मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के साथ क्या जा रही है? नाइट्रोजन भी जा रही है। तो नाइट्रोजन थोड़ी बहुत क्या होती है? सोल्यूबल हो जाती है। हमारे ब्लड के जो हमारी सेल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड बना के वो सोल्यूबल हो जाती है। अब आप वापिस सरफेस एरिया पर आए पानी के, तो क्या हुआ? आपने एक्सेल किया। जब एक्सेल करोगे तो कौन सी गैस साथ में करोगे? नाइट्रोजन भी करोगे। तो मान लो नाइट्रोजन थोड़ा बहुत सोल्यूबल हुआ था हमारे ब्लड के अंदर, तो वो नाइट्रोजन वो सोल्यूबल होकर क्या हो गया? सोल्यूबल था वो, अब नाइट्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। अरे भैया, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस वो सोल्यूबल हो गया। तो वो सोल्यूबल होने के बाद एज इट इज उस नाइट्रोजन को आप एक्सेल करोगे, तो जहां पर वो सोल्यूबल हुआ था वहां पर ब्लड के अंदर जो ब्लड की जो ड्रॉप्स होती हैं उसके बीच में बबल बनने लग जाते हैं, और जैसे ही बबल बना तो आपका जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन वो है क्या? खत्म हो जाता है। और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन खत्म मतलब ब्लड के बीच में क्या हो गए? बबल क्रिएट हो गए, तो ब्लड का सर्कुलेशन खत्म। जब ब्लड का सर्कुलेशन खत्म तो किसका सर्कुलेशन खत्म हो सकता है? ऑक्सीजन का। इसलिए नाइट्रोजन ले जा सकते हैं अगर थोड़ी बहुत देर के लिए आप पानी में रह रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता, बट अगर ज्यादा देर तक अगर आप पानी में रहें तो आप नाइट्रोजन ले जाना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ब्लड के बीच में बबल्स बनने लग जाते हैं। तो बबल बने, बुलबुले बने तो ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो सकता है। एयर बनने लग जाती है आपके ब्लड के अंदर। एयर आई, एयर का मतलब है आपका
ब्लड का सर्कुलेशन है वो खत्म होने लग जाता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको किस में याद रखने हैं? हीलियम। पूछे लाइटेस्ट गैस कौन सी? हाइड्रोजन। पूछे लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी? तो आपको आंसर क्या देना है? हीलियम, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की एक्रिय गैस होती है। अगर पूछे सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन सबसे हल्की, लाइटेस्ट यानी नोबल गैस पूछे तो कौन सी? तो वो आपको कौन सी बतानी है? हीलियम। तो इतने यूजेस आपको हीलियम से याद रखने थे। नेक्स्ट है आपका नियोन। नियोन के यूजेस क्या क्या हैं? नेक्स्ट लिखिए नियोन। मोहम्मद अरशद जी पूछ रहे हैं लिक्विड हीलियम का यूज कहाँ होता है? तो मोहम्मद अरशद जी, लिक्विड हीलियम का यूज होता है हमारे बॉडी में जब आप एमआरआई करवाते हैं, तो एमआरआई वाली मशीन में यूज होता है लिक्विड हीलियम। ठीक है, एमआरआई वाली जो आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस जो बोलते हैं ना, एमआरआई पूरे बॉडी का एमआरआई या ब्रेन का एमआरआई करवाते हैं, तो जो एमआरआई वाली मशीन होती है उसके अंदर लिक्विड हीलियम होता है। अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ, वैसे पूछा हुआ तो नहीं है, बट अगर आप पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया होगा, तो वहां पर लिक्विड हीलियम का यूज होता है, याद कर सकते हैं आप। ठीक है मोहम्मद अरशद जी। आइए नियोन पे। नियोन का क्या क्या यूज होता है? सबसे पहला पॉइंट तो आपके इसके बारे में नियोन के बारे में याद रखना है कि इस नियोन गैस का यूज होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, या आप बोल सकते हैं ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में इट इज फिल्ड इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में क्या क्या होता है तो मैंने बताया है, ट्यूबलाइट में दो चीजें होती हैं, एक होता है मरकरी वेपर प्लस कौन सी गैस? तो नियोन गैस। नियोन गैस सेम रेशियो में रहती है, 85% में मरकरी वेपर और 15% में नियोन गैस। या आप ऑब्लिक लगा के यहां लिख सकते हो डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब या फ्लोरोसेंट ट्यूब, इन सब के अंदर कौन सी गैस यूज होती है? तो नियोन गैस यूज होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है एमआरआई क्या है। अरे यार इंद्रजीत, अब ये बताऊं मैं एमआरआई क्या होता है? देखा नहीं आपने? एमआरआई करवाते हैं बॉडी का, कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तब। नेक्स्ट देखो, नियोन गैस का यूज होता है डेंजर सिग्नल बनाने में। डेंजर सिग्नल बनाने में, खतरनाक चिन्ह बनाने में। ठीक है, सिग्नल, डेंजर सिग्नल बनाने में। अब डेंजर सिग्नल किस कलर के बनते हैं? आपको पता ही है, रेड कलर के बनते हैं। उस लाल रंग के अंदर जो कोटिंग होती है वो रहती है नियोन गैस की। ठीक है, हाँ, उसी को नियोन बल्ब भी कहते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब को नियोन बल्ब नाम से भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है डेंजर सिग्नल किस कलर के बनते हैं? रेड कलर के। रेड कलर के क्यों बनते हैं? आपको इसका आंसर पता है शायद, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को पता नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, और स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है, तो फैलता नहीं है। तो रेड कलर के अंदर जो कोटिंग होती है वो किस गैस की होती है? नियोन गैस की। नेक्स्ट, रात को जो आपने देखा होगा कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए रात को बोर्ड पर रेड कलर की लाइट लगी हुई होती है। जैसे कोई भी किसी चीज का ऐड करना है आपको, जैसे यूनिपोल वगैरह पे लगा हुआ होता है, तो वहां पर भी कौन सी गैस यूज होती है? नियोन। तो आपको याद रखना है इट इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापनों में, विज्ञापनों में भी कौन सी गैस यूज होती है? नियोन गैस। नेक्स्ट आपको इसका यूज याद रखना है कि जो एयरपोर्ट पे इंडिकेटर होते हैं, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे रेड कलर के इंडिकेटर बने हुए होते हैं। एयरपोर्ट इंडिकेटर में कौन सी गैस?
नियोन। आपको याद रखना है जो रोड पर इंडिकेटर होते हैं, रोड पर आपने देखा होगा ना, रात को येलो कलर की लाइट होती है जो चमकती रहती है, या फिर आपने देखा होगा रेड कलर की लाइट पट्टी से लगी हुई होती है वो चमकती रहती है। तो रोड से इंडिकेटर या एयरपोर्ट के इंडिकेटर पूछे तो कौन सी गैस, तो नियोन गैस। इन दोनों में बनाने में कौन सी गैस यूज होती है, नियोन गैस। नेक्स्ट आपको इसका यूज याद रखना है कि ये बेकन लाइट में यूज होती है। अब बेकन लाइट क्या होती है, जिसको कहा जाता है लाल बत्ती। आपने देखा होगा IAS IPS ऑफिसर के गाड़ी के ऊपर जो रेड लाइट लगी हुई होती है, जो लाल बत्ती लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं बेकन लाइट। तो बेकन लाइट में भी कौन सी गैस भरी हुई जाती है, नियोन। हाँ, लाल कलर का वेवलेंथ सबसे हाई होता है, बिल्कुल स्कैटरिंग कम होता है। तो नियोन का याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि एयरपोर्ट पे जो इंडिकेटर बने हुए होते हैं उसमें कौन सी गैस की कोटिंग होती है, तो आपको बताना है नियोन की। डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस होती है, नियोन। आपसे पूछा जाए बेकन लाइट समझ रहे हैं, बेकन लाइट का मतलब होता है BEA आएगा यहाँ पर। बेकन लाइट का मतलब लाल बत्ती जो एम्बुलेंस के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। आपसे पूछे डेंजर सिग्नल में रेड कलर के साथ कौन सी गैस की कोटिंग होती है, तो आपको क्या बताना है, नियोन गैस की। अगर पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी होती है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आर्गन प्लस नाइट्रोजन। बट अगर पूछे नियोन बल्ब में या डिस्चार्ज ट्यूब में या ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, वहां पर नियोन गैस यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हीलियम हो गया, नियोन हो गया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आर्गन। नेक्स्ट आपका आता है आर्गन गैस। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। और एक बात याद रखनी है, एक क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी होती है, तो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गन। आर्गन AR। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट noble gas in environment। और हिंदी में क्या होगा, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली एक्रिय गैस। देखो आपसे पूछी मोस्ट अबेंडेंट गैस, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। बट पूछे मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्गन। आपसे पूछे लाइटेस्ट गैस, आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। पूछे लाइटेस्ट नोबल गैस, तो आंसर क्या होगा, हीलियम। सारी बातें अलग अलग हैं। अब आपको पता ही है आर्गन का यूज क्या होता है, तो आर्गन तो पता ही है, मैम बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती है, विद्युत बल्ब। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ, आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस। 85% आर्गन प्लस 15% में क्या, नाइट्रोजन। और आर्गन का ऐसा कोई यूज नहीं आता, बस ये ज़्यादा यूज आती है, यही आपको पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो आजकल ये यूज होने लग गई है वेल्डिंग में। देखो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वेल्डिंग गैस कौन सी होती है, तो आपको वहां पर आंसर क्या देना है। मैम आपने बताया था ऑक्सीजन को एसीटिलीन के साथ मिक्स करने पर उसको कहा जाता है ऑक्सी एसीटिलीन। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वेल्डिंग गैस कौन सी है, तो आपको आंसर क्या देना है, ऑक्सी एसीटिलीन। बट ये पहले यूज किए जाती थी, आजकल नहीं। इनिशियली ये यूज की जाती थी, पहले यूज किया जाता था। आजकल वेल्डिंग गैस में आर्गन का ऑक्सीजन गैस के साथ यूज में आने लग गई है। तो अगर आपसे पूछे कि पहले वेल्डिंग गैस कौन सी यूज होती थी, तो आपको बताना है ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन। बट आजकल कौन सी गैस यूज होती है, इन दिनों में कौन सी यूज होती है, तो आपको बताना है, पहले लिखना है ऑक्सीजन गैस के साथ कौन सी गैस, आर्गन गैस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल वेल्डिंग गैस किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस आर्गन को। पहले क्या था, ऑक्सी एसिटिलीन।
तो ये आपका आर्गन का यूज हो गया। नेक्स्ट लिखना है आपको क्रिप्टन। क्रिप्टन, क्रिप्टन का भी यूज पूछा जाता है, क्रिप्टन का भी यूज पूछा जाता है। क्रिप्टन का एक ही यूज है, बस वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक ही यूज है, वही आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा। जो आपके कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, जो फ्लैश लाइट होती है आपके कैमरे की या आपके मोबाइल फोन की, उसमें भरी जाती है ये। तो याद रखना है, फ्लैश लाइट कैमरे की और मोबाइल फोन की। जो आपका फोटोग्राफी वाला कैमरा होता है उसमें जो फ्लैश पड़ता है ना रात को फ्लैश, तो उसमें कौन सी गैस होती है? क्रिप्टन। आपके मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है, उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है? तो क्रिप्टन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहां से याद रखना है ज़ीनॉन। नेक्स्ट याद रखना है ज़ीनॉन। इंग्लिश में इसको ज़ेनन कहा जाता है। ज़ेनॉन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अजनबी गैस किसको कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो कौन सी? ज़ेनॉन। क्यों कहा जाता है इसका आंसर सुनो, क्योंकि ये कुछ कुछ कंट्रीज में है और कुछ कुछ कंट्रीज में नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। जिन कंट्रीज में नहीं है उनके लिए बड़ी स्ट्रेंजर सी गैस हो गई, बड़ी अलग सी गैस हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर स्ट्रेंजर गैस पूछे तो कौन सी होगी? ज़ेनॉन होगी। अब ये ज़ेनॉन कहाँ यूज होता है, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ज़ेनॉन कहाँ यूज होता है? हमारे गाड़ियों के जो इंडिकेटर हैं, जो ऑटो व्हीकल्स इंडिकेटर होते हैं, उसके अंदर। इंडिकेटर समझते हैं ना, लड़कियां तो स्पेशली समझती हैं, है ना, लेफ्ट का देकर राइट में टर्न करती हैं। गाड़ियों के सूचक बनाने में, गाड़ियों के सूचक, या आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लाइट होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो लाइट जलती है उसके अंदर भी, उस बल्ब के अंदर, उसकी लाइट के अंदर किस गैस की कोटिंग होती है? ज़ेनॉन की होती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। देखो, अगर पूछे रोड और एयरपोर्ट के इंडिकेटर में कौन सी गैस होती है? नियोन। अगर पूछे ऑटो व्हीकल्स इंडिकेटर या ब्रेक लाइट में कौन सी गैस होती है, तो आपको क्या बतानी है? ज़ेनॉन। अगर पूछे फ्लैश लाइट में कौन सी गैस होती है? क्रिप्टोन। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी होती है? आर्गन प्लस नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछे डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, नियोन बल्ब में या ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो मरकरी वेपर के साथ नियोन गैस। सारे पॉइंट अलग अलग हैं। अगर पूछे आपसे गैस बलून में कौन सी गैस होती है, मैम हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, हीलियम भी भर सकते हैं। हाइड्रोजन थोड़ी सी ज्वलनशील गैस होती है तो उसको अवॉइड करते हैं, आग लग सकता है, बलून फट सकता है। तो ज़्यादा कौन सी यूज होती है? तो ज़्यादा वहाँ पर आप हीलियम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आइए नियोन पे। नेक्स्ट है आपका नियोन गैस। नियोन जिसको कहा जाता है, नेक्स्ट आता है आपका रेडोन। नियोन तो हो गया ना, रेडोन। रेडोन का सिंबल होता है RN। यहां से भी आपको 3-4 बातें याद रखनी है, रेडोन के बारे में भी याद रखनी है। सबसे पहला, लीस्ट अमाउंट नोबल गैस, ना के बराबर, होती ही नहीं है। लीस्ट अमाउंट नोबल गैस। आपसे पूछे सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली एक्रिय गैस कौन सी होती है, तो रेडोन। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली एक्रिय गैस, पाए जाने वाली एक्रिय गैस, तो कौन सी? रेडोन। नेक्स्ट आपको याद रखनी है हैवीएस्ट नोबल गैस। हैवीएस्ट नोबल गैस, लाइटेस्ट कौन सी थी? हीलियम। और अगर हैवीएस्ट पूछे तो कौन सी है? ठीक है, तो हैवीएस्ट कौन सी पूछे? सबसे भारी एक्रिय गैस, सबसे भारी एक्रिय गैस। सबसे हल्की पूछे? हीलियम। और सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस पूछे? रेडोन। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो रेडोन गैस होती है वो नेचर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में पाई जाती है।
रेडियो एक्टिव तत्व की फॉर्म में पाई जाती है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो देखो ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है या जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो अपना एटॉमिक मास को डिक्रीज करते रहते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो मैं पढ़ाऊंगी मैं भी आपको, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगी मैं भी। तो जो रेडॉन होता है आपने पढ़ा होगा ना, हाँ, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, फ्रांसियम, रेडोन, रेडियम, तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे रेडोन होते हैं। हाँ, एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में होता है, इसीलिए। आप पूछे इसके यूजेस क्या होते हैं, तो रेडोन के सबसे पहला यूज तो होता है ये एक्सरे मशीन में यूज होता है। एक्सरे में, एक्सरे फोटोग्राफी में, एक्सरे फोटोग्राफी में यूज होता है। इसीलिए कहा जाता है एक्सरे वाली मशीन के पास बच्चों को नहीं जाना देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रेडॉन होता है, रेडॉन से बहुत हार्मफुल रेजेस निकलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये यूज होता है रेडियोथेरेपी में। इसका यूज लिख सकते हैं आप रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी कब दिया जाता है, जब आपको स्किन कैंसर होता है, तब रेडियोथेरेपी दी जाती है। और कैसे, तो जहाँ पर आपकी स्किन में कैंसर या ट्यूमर बना हुआ था, वहाँ पर एक माइक्रोचिप बनाकर वहाँ पर रेडोन का ऊपर कोटिंग करके पर्टिकुलर उसी पोर्शन पर लगाया जाता है जहाँ पर आपको स्किन में कैंसर हुआ है। देन कुछ एमीटर लगाए जाएंगे जो अल्फा बीटा को अपने पास रखेंगे, गामा को पेनिट्रेट करवाएंगे उस ट्यूमर के अंदर से, तो वो ट्यूमर क्या होता है, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। मेनली कब दी जाती है, तो ये स्किन कैंसर के टाइम पर दी जाती है। तो आपसे पूछिए रेडियोथेरेपी में कौन सी नोबल गैस, तो आपको क्या बताना है, रेडोन। ऐसी गैस का नाम बताओ जो रेडियो एक्टिव नेचर की फॉर्म में या रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में होता है, तो आपको क्या बताना है, रेडोन। हैवीएस्ट नोबल गैस रेडोन, सबसे कम पाई जाने वाली, ना के बराबर, तो भी कौन सी, रेडोन। एक्सरे फोटोग्राफी में कौन सी, तो भी कौन सी, आपको क्या बताना है, रेडोन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने किसके बारे में, नोबल गैसेस के बारे में। इतनी सारी नोबल गैसेस थी, 6 आपको पता होना चाहिए। ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आती हैं, इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 4 पॉइंट तो सीधे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी, सबसे कम कौन सी, और सबसे हैवीएस्ट कौन सी, सबसे लाइटेस्ट कौन सी। देन इनके यूजेस याद होने चाहिए। ऑटो व्हीकल इंडिकेटर में कौन सी यूज होती है, गैस बलून में कौन सी यूज होती है, कैमरे की फोटोग्राफी के फ्लैश में कौन सी यूज होती है, या आपसे पूछे कि एक्सरे मशीन में कौन सी यूज होती है, तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। ये आपके नोबल गैसेस, ये आपकी नोबल गैसेस जो किस में आती हैं, नॉन मेटल्स में आती हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ना था किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर। इससे ज़्यादा आपको नॉन मेटल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से बस इतना ही पढ़ना है।